गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं क्लास 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। प्यारे बच्चों, मेरा जो फोकस रहता है, फोकस ऑन द स्टडी, केवल मैथमेटिक्स एंड साइंस के ऊपर रहता है, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.2 जिसका नाम क्या है, चैप्टर नंबर 13 है। एक्सरसाइज कौन सी है? चैप्टर 13 की, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर नंबर 13 है आपका, और क्लास 9th का ये लेक्चर रहेगा हिंदी माध्यम का आज। तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर हिंदी माध्यम का है, तो आपसे भी हिंदी माध्यम के बच्चे जहाँ भी हो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में जो 5 और 6 क्वेश्चन होंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात का मूल रूप से ध्यान रही। ठीक है, जो क्वेश्चन होने जा रहे हैं आज एग्जाम में आने की 100% संभावना है, और कई सालों से रिपीट क्वेश्चन है। मेरी बात के पीछे आप ध्यान देना कि जो क्वेश्चन 5 और 6 है वो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और हर साल रिपीट होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल सीक्वेंस के साथ में और समझ के सॉल्व करने हैं। तो आज के लेक्चर में ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको केवल सीक्वेंस में समझाऊंगा, एक एक बातें आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेक्चर को अंत तक देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखिए, अब सबसे पहले हम बुक निकालते क्लास 9th की एनसीईआरटी। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज यहाँ लिख लेते पहले। एक्सरसाइज है 13.2, इसका क्वेश्चन आज होना है क्वेश्चन 5 एंड 6। क्वेश्चन 5 एंड 6 आज के लेक्चर में हम खत्म करेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। 5 और 6 क्वेश्चन 5 और 6 हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो अब आपको ध्यान से देखना है, ये दोनों क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पहले। और ये लेक्चर हिंदी माध्यम का रहेगा। तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लेते हैं। 5 क्वेश्चन पे पहले तो लिख लो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है। तो आप देखते हैं, लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आपने लिख लिया होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखिए, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो 12.5 रुपीज प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है? स्तंभ है हमारे पास एक बेलन की शेप का, बेलनाकार सिलेंड्रिकल एक पिलर है हमारे पास। ठीक है, उस पर हमें उसके वक्र पृष्ठ पर हमें क्या करना है? पेंट करना है। तो उस पर पेंट करने की लागत हमें दे रही है कि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का जो खर्चा आता है वो आता है 12.5 रुपये। तो जितना उसका वक्र पृष्ठ होगा स्तंभ का, उस पर कितना खर्चा आएगा पेंट कराने का, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है? किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है, और उसके बाद कहता है कि 12.5 रुपीज प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हमारे पास एक स्तंभ है। स्तंभ का मतलब क्या होता है? खंबा। आपने जनरली एक खंबा देखा होगा, जो लाइट का जो खंबा होता है, पोल बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, जो खंबा आपने देखा होगा उस पर क्या होता है? पेंट होता है, रेड कलर का पेंट होता है। तो स्तंभ का मतलब होता है खंबा, कॉलम भी बोल सकते हैं आप उसको। तो यानी ऐसा जो खंबा है वो सिलेंड्रिकल के आकार का है, यानी बेलनाकार खंबा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक इमेज बनाई जाए। देयरफॉर यहाँ पर एक इमेज में ड्रॉ करता हूँ, देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन मैंने, मतलब एक पिलर मैंने मान लिया, ये है पिलर को बोलते हैं स्तंभ हिंदी में। सिलेंड्रिकल शेप का खंबा आपने देखा होगा, इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तंभ। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का एक पिलर आपने देखा होगा,
यानी खंबा स्तंभ आपने देखा होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, व्यास क्या होता है देखिए, ये अगर स्तंभ है बेलन की शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का, अगर ये पिलर है तो इसका जो व्यास है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस व्यास कहलाता है। यानी ये पूरा डिस्टेंस, इसको बोलो शॉर्ट में डायमीटर डी। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, 50 सेंटीमीटर लिख दिया प्यारे बच्चों, 50 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए ऊंचाई दे रखी, और ऊंचाई 3.5 मीटर है। इस जो स्तंभ है ना, पिलर है, इसकी हाइट आपको दे रखी है 3.5 मीटर। एच बराबर कितना दे रखा है, 3.5 मीटर, यानी 3.5 मीटर है इसकी हाइट पिलर की, खंबे की, स्तंभ की। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करना है, व्यय ज्ञात करना है। कितने रुपए प्रति मीटर की दर से, 12.5 मीटर स्क्वायर की दर से हमें इस वक्र पृष्ठ पर, देखिए ये स्तंभ है, इसका वक्र पृष्ठ मतलब यहाँ पर होगा। अगर इसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है, हमें इसके ऊपर पेंट करना है, तो इसने बोला भी है कि हमें जो पेंट करना है इसके वक्र पृष्ठ पर करना है। वक्र पृष्ठ का मतलब ये होता है कि ये सर्कल हटा करके और ये सर्कल हटा करके इसके जो बार बार जो बीच वाला हिस्सा है, ये इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि हमें जो पेंट करना है, इस खंबे के स्तंभ का वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है। और इसने बोला भी है कि इस स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, चलो अब देखिए जो वैल्यू हमें गिवन है फिगर में, पहले उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है, दिया है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे तो दिया है लिखेंगे और इंग्लिश वाले गिवन लिखेंगे यहाँ पर। तो ये लेक्चर अगर हिंदी माध्यम का है तो हम इसमें हिंदी में लिखते हैं, वरना ये लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा। देखिए ध्यान से, स्तंभ का व्यास हमें दे रखा है, तो लिखो पहले स्तंभ, ये देखिए जो ये खंबा है ना, खंबा पिलर है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। तो हम क्या लिखेंगे, स्तंभ का व्यास, स्तंभ का व्यास यानी डायमीटर, इसको डी से शो करो आप। व्यास को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो वहां का जो डायमीटर शब्द का हम एक डी लेते रिप्रेजेंट करने के लिए, शॉर्ट में व्यास को। ठीक है, डी। तो इसका जो व्यास दे रखा है वो 50 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब यदि अगर आपको स्तंभ का व्यास दे रखा है तो व्यास से हम इसकी रेडियस यानी त्रिज्या निकालना अच्छी तरह जानते हैं। अगर क्वेश्चन में व्यास दे रखा है तो हमें इसकी त्रिज्या भी मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, देखिए इसीलिए पहले हम क्या लिखेंगे, स्तंभ की त्रिज्या लिख लो आप पहले, रेडियस ऑफ पिलर। स्तंभ की त्रिज्या प्यारे बच्चों क्या होगी, देखिए आपको पहले ध्यान देना है, व्यास से रेडियस निकालने का फॉर्मूला, डायमीटर से रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d/2 होता है। ठीक है, डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो देयरफॉर यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर लो 50 और अपॉन में 2। ठीक है, ठीक है, यहाँ से d की वैल्यू 50 रख दी मैंने, ये 2 मुझे सेम रखना पड़ेगा नीचे। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में मैंने d की वैल्यू पुट करी है। अब 2 से कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा यहाँ 1 कैरी और 2 5 जा 10, यानी 25 सेंटीमीटर। कितना आया, 25 सेंटीमीटर आया। जब मैंने 50 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, 25 सेंटीमीटर इसकी रेडियस मिलेगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो इसमें कॉस्ट दे रखी है ये मीटर स्क्वायर में दे रखी है और हाइट भी दे रखी है मीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस रेडियस को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। रेडियस इसकी सेंटीमीटर में निकल ली है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस को मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान दें क्योंकि इनकी यूनिट पहले सेम होनी चाहिए हमेशा, इस बात का ध्यान दें। तो 25 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ये बात मैंने आपको समझा रखी है। तो सेंटीमीटर को जब भी आपको मीटर में चेंज करना हो तो इसको 100 से डिवाइड कर लो, सीधा ये वैल्यू किस में आएगी, मीटर में आएगी। ठीक है, इसके बाद अगर आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है
तो देखिए अपॉन में 2 जीरो है तो ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा सीधा, तो 0.25 मीटर हो जाएगा ये। 25 को हमने क्या कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हाइट दे रखी है हमें पिलर की, यानी स्तंभ की ऊंचाई दे रखी है। तो पहले आप लिख लो यहाँ पर स्तंभ की ऊंचाई। प्यारे बच्चों स्तंभ की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ पिलर, ये आपको गिवन है 35 मीटर, नहीं 3.5 मीटर, सॉरी 3.5 मीटर है गिवन, ठीक है। स्तंभ की जो हाइट आपको दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है वो 3.5 यानी 3.5 मीटर दे रखी है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस खंबे का जो ये पिलर है, स्तंभ है, इसका वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है। तो वक्र पृष्ठ पर पेंट करने में कितना खर्चा आएगा, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस खंबे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये खंबा किसके आकार का है, बेलन के आकार का है, तो मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दें इस बात का, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसीलिए स्तंभ का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा विद्वानों, ध्यान से देखिए। इसीलिए स्तंभ का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो आपको ध्यान से समझना है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपने पढ़ा है 2 पाई आर एच होता है। तो सिमिलरली अगर ये पिलर किसकी शेप का, बेलन की शेप का है, तो इसका मतलब इस स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यानी क्या था, 2 पाई आर एच था। प्यारे बच्चों जो सिलेंडर था उसका जो कर्व सरफेस एरिया यानी CSA था वो 2 पाई आर एच के इक्वल था। अब हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या बोलते हैं, स्तंभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है आपको, तो आपको क्या यूज करनी होती है, 22/7 यूज करनी होती है। और यहाँ ऊपर क्वेश्चन में भी बोल रखा है कि जब तक ना कहा जाए पाई की वैल्यू 22/7 लीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दें, तो पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे, 22/7 लेंगे। रेडियस कितनी निकाली हमने, रेडियस है इसकी 0.25, ठीक है। और हाइट कितनी है, देखिए स्तंभ की हाइट ही है 3.5। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए इसको आपको केवल कट करना है और सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन का पोर्शन रह गया। अब देखिए ध्यान से, 7 1 जा 7, और जो ये पॉइंट है ना इसको 0 के साथ निकालो पहले, तो बाहर ऐसे करके, तो पॉइंट लगा दिया मैंने 0 के साथ में। तो मैंने क्या लिखा, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, 0.5 टाइम कट जाएगा वो इससे, ठीक है। चलो अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 22 2 जा कितना होगा 44, 22 दूनी 44 और 0.25 मल्टीप्लाई 0.5, इसको पहले हमने लिख दिया क्लियर समझाने के लिए। चलो अब देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, 44 को तो पहले आप सेम रख दो, इन दो नंबर का पहले मल्टीप्लाई कर लो, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 125 तो यहाँ बैठ जाएगा आपका। और यहाँ पॉइंट कितने नंबर के बाद आएगा, 1 नंबर के बाद इधर है, 2 नंबर के बाद इधर है, तो फाइनली 3 नंबर के बाद पॉइंट आएगा। तो यहाँ 0 मान के पॉइंट लगा लो, यानी 0.125, ठीक है, 0.125 आएगा इसका मल्टीप्लाई करके। जब 0.25 की मल्टीप्लाई कराते हो ना आप 0.5 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.125 आएगा, ठीक है। चलो अब देखिए 0.125 की मल्टीप्लाई करानी है आपको 44 से, 44 से मल्टीप्लाई करानी है। तो ध्यान से देखिए, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगाए 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 की 0 हासिल लगाई 1, 4 एकम 4 1 5, फिर 4 0 जो 0, फिर 4 से करनी है सेम आएगा, 0 0 5 0 आएगा। इनको प्लस करना होता है, 0 0 5 5 0। अब ध्यान से देखिएगा कितने नंबर के बाद पॉइंट है, देखिए 3 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 नंबर छोड़ के पॉइंट आएगा राइट साइड से, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। पॉइंट के बाद जो ये 0 है ना 2, इनकी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, यानी खाली 5.5 आएगा। तो यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के आपको क्या मिलता है, 5.5
मीटर स्क्वायर मिलता है इस खंबे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको पहले सभी बच्चे लिख ले, नोट कर ले पहले इसको 2 मिनट के अंदर, फटाफट जल्दी। ठीक है, चलो ये सब ने कर लिया होगा प्यारे बच्चों। अब आगे देखिएगा आप, इसके बाद हम ऊपर करते हैं सॉल्व। ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, देखिए फिर क्या कहता है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी 1 रुपये मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का जो खर्चा आता है प्यारे बच्चों, वो आता है 12.5 रुपये। तो जितना एरिया है इस पिलर का, इस वक्र पर क्षेत्र पर, उस पर कितना खर्चा आएगा उससे मल्टीप्लाई, जो इस पिलर का हमने एरिया निकाला ना उससे 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इसका खर्चा मालूम चल जाएगा कि इसके वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में जो दे रखा है कि 1 मीटर पर, तो लिखो आप 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्चा भी लिख सकते हैं, व्यय भी लिख सकते हैं, कॉस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय, क्वेश्चन में व्यय बोला तो हम लिखेंगे व्यय। तो 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय यानी खर्चा। प्यारे बच्चों 1 मीटर पर जो खर्चा दे रखा है, कितना दे रखा है, 12.50 यानी 12.5 रुपये, रुपीज 12.5। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्चा कितना आता है, 12.5 रुपये आता है। तो इसके बाद जितना इस पिलर का एरिया है, जितना इस खंबे का, इस स्तंभ का एरिया, उस पर कितना खर्चा आएगा, तो क्या करेंगे, इसीलिए इसका एरिया था 5.5, तो लिख लो इसीलिए 5.5 मीटर स्क्वायर पर एरिया पर पेंट कराने का व्यय। बिल्कुल सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आना है। ठीक है, 5.5 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने का जो व्यय होगा प्यारे बच्चों, हमें 1 का दे रखा है, इतने का निकालना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो यानी 12.5 की मल्टीप्लाई करानी है आपको, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो खाली 12.5 लिख दे मैंने यहाँ पर, और 5.5 से मल्टीप्लाई करानी है, और जो ये आंसर आएगा ये तुम्हारा रुपीज में आएगा। ठीक है, तो यहाँ इससे पहले आप रुपीज का सिंबल लिख देना, कॉस्ट वाला रुपीज का सिंबल। ठीक है, चलो अब देखिए 12.5 की मल्टीप्लाई करानी है 5.5 से, तो मल्टीप्लाई कराओ आराम से। देखिए पहले 5 से करनी है, 5 5 25 का 5, हाथ से लगाए 2, 5 दूनी 10, तो 12 का 2, हाथ से लगाए 1, 5 कम 5, 1 6। ठीक है, अब फिर सेम आएगा, मल्टीप्लाई 5 2 6। अब इसको प्लस करा दो आप पहले। ठीक है, इसको प्लस करा दो, 5 और 2 कितना होगा 7, और 6 2 कितना होगा 8, और 6 को आपको बिल्कुल सेम रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉइंट कितने नंबर के बाद आ रहा है, यहाँ पर देखिए 5 जो 25 2 कैरी हो गया था, 5 2 जो 10 to 12 1 कैरी, 5 1 5 6। ठीक है, बिल्कुल राइट है। अब देखिए पॉइंट 1 और 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो राइट साइड से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो यहाँ पर। ठीक है, चलो यानी इसका मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास कितना आता है, 68.75 रुपीज़। कितना आता है प्यारे बच्चों, 68.75 रुपीज़। एक मिनट जरा चौक टूट गई है, देखिए 68.75 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आती है पूरी की। ठीक है, इस स्तंभ पर पेंट कराने का जो खर्चा आता है वो कितना आता है, 68.75 रुपीज़ आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना है। ठीक है, इसको पहले बिल्कुल सही से नोट कर ले, एकदम सीक्वेंस के साथ आपको इसको नोट करना है पहले, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा, आई होप कि आपको समझ में क्वेश्चन आया होगा। अब अगले क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कैलकुलेशन का पोर्शन आपको आना चाहिए, क्योंकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, 9th में आपको मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ आता ही होगा। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर नहीं भी आता है तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेक्चर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा।
ठीक है। चलो इसके बाद देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हो लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 को देखिए ध्यान से। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट क्वेश्चन है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई निकालनी है और हमें इसका वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर से आपको समझ में आएगा। देखिए एक लंबवर्तीय बेलन बना देते हैं। पहले लंबवर्तीय बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब होता है कि जो इसकी हाइट होती है ना, वो इसकी रेडियस पे परपेंडिकुलर मानी जाती है। ठीक है, देखिए पहले ध्यान से, ये मेरे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लंबवर्तीय बेलन है, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी प्यारे बच्चों। विद्वानों देखिए ध्यान से कि ये इसकी त्रिज्या होती है, आप जानते हैं पहले से ही। ठीक है, अगर ये त्रिज्या है तो ये ऊपर वाला जो सर्कल है इसकी भी ये त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अगर ये दोनों रेडियस है तो ये हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर मानी जाती है। लंबवर्तीय बेलन के अंतर्गत क्या होता है? जो इसकी हाइट होती है इसकी रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। इस बात का ध्यान दें। चलो, यानी यहाँ 90 का बनता है एंगल, यहाँ 90, यहाँ 90 बनते हैं एंगल। ठीक है, इस बात का ध्यान दें। चलो ठीक है, अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब जो इसका वक्र पृष्ठ है ना, ये यहाँ से यानी ये दो सर्कल छोड़कर जो इसका वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल हमें क्या दिया हुआ है? 4.4 मीटर स्क्वायर। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, ये बेलन है और जो इसका नीचे वाला पार्ट है ये इसका आधार है, इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी है? 0.7 मीटर है। ठीक है, तो यानी आधार की त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r बराबर आधार की त्रिज्या इसने कितनी दी है? 0.7 मीटर हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने वहां से इसको लिख लिया है। ठीक है, चलो वेरी गुड। इसके बाद और क्या दिया हुआ है? तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई हमें बतानी है। तो देखिए ये इसकी हाइट है बेलन की, ये भी हाइट होती है, ये भी हाइट होती है, तो मैं इसको यहाँ पर मान लेता हूँ हाइट। ठीक है, इसकी हाइट मैंने मान ली स्मॉल h। क्या मान लिया मैंने? इस बेलन की जो हाइट है, जो लंबवर्तीय बेलन है इसकी हाइट मान ली मैंने स्मॉल h। ठीक है, अब सबसे देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, यानी मोस्ट से ऊपर भी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट होता है, उस पर मैं R लिखता हूँ। इस बात का ध्यान रहे, उस पर मैं क्या लिखता हूँ? R लिखता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सीक्वेंस में सही रूल से सॉल्व करके जाना है। एग्जाम से पहले इसको रिपीट जरूर करना है। ठीक है, चलो अब देखिए आगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो प्रश्न में गिवन है, जो दिया हुआ है, पहले हम उसको लिखते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या है? गिवन यानी दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ आप लिखो शॉर्ट में कि बेलन मैं आपको सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ, आपको इसी रूल में एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है ना। हाँ, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस लंबवर्तीय बेलन का आपको क्या दिया हुआ है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसको मान लेता हूं मैं कैपिटल ए फॉर क्या होता है? एरिया, क्षेत्रफल। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 4.4 मीटर स्क्वायर यानी 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, साथ ही आपको क्या दिया है कि यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, तो आप लिख सकते हैं कि बेलन के आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है। लिख लो पहले यहाँ पर बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार, या फिर लिख लो बेलन की आधार की त्रिज्या। सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ा सर्दी होने की वजह से। देखिए ध्यान से, बेलन की आधार की त्रिज्या, बेलन की आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है, यानी रेडियस ऑफ बेस,
ठीक है। जो बेस की जो त्रिज्या है वो आपको दे रखी है, यानी रेडियस दे रखी है आपको सिलेंडर के बेस की, वो क्या दी है, बेलन की आधार की त्रिज्या प्यारे बच्चों, इसको मान लो आप स्मॉल r, इसकी वैल्यू आपको दे रखी क्वेश्चन में कितनी दी है 0.7, यहाँ भी लिखा है मैंने, देखिए 0.7 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा, ठीक है, इसकी ऊंचाई हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आप मान लो कि माना बेलन की ऊंचाई हमने मान लिया कि जो बेलन है, लंबवर्तीय बेलन है, इसकी ऊंचाई बराबर क्या है, h मीटर है प्यारे बच्चों, क्या है, h मीटर है। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क, हमें h की वैल्यू बतानी है, तो हमें केवल हाइट निकालनी। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है चूंकि करके, इसको इंग्लिश में सिंस बोलते हैं। चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, तो ए बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है, 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब एरिया का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ए है, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर एच होता है, इक्वल टू 4.4, आपको सेम रखना है, यूनिट अभी यूज नहीं करना, बाद में करेंगे लास्ट में, ठीक है। अब देखिए 2 सेम रखना है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लो, रेडियस आपको दे रखी है 0.7, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू यहाँ से पुट कर ली, हाइट भी आपको दे रखी होगी, नहीं हाइट तो हमें निकालनी है, h, हाइट को हमने h मान रखा है, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 4.4 दे रखा है, इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक काम कर लो, यहाँ से पॉइंट हटा लो, तो पॉइंट के नीचे 1 मानते, पॉइंट के आगे एक नंबर है तो 1 के साथ एक 0 आएगा, यानी 7/10 इधर हो जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हटा दो, ठीक है। तो पॉइंट के नीचे 1, पॉइंट के आगे 1 नंबर है तो 1 0 मान लो ऐसे करके, यानी 44/10 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिए इस 7 से ये 7 कट होगा 1 टाइम, ठीक है, और इस 0 से ये 0 कट होगी 1 टाइम। अब देखिए, अब जो बचा पहले लिख लो, यहाँ बचा 22 दूनी 44, 44 इंटू में यहाँ क्या बचेगा 1, खाली 1, h का 1 से मल्टीप्लाई करो, h बन जाए h, और यहाँ क्या बचेगा 44, ऐसे। अब हमें h की वैल्यू निकालनी है, इसके बाद यहाँ देखिए h की वैल्यू निकालनी है, तो h रहेगा लेफ्ट साइड में, और राइट में क्या है 44 है, इसको आपको सेम रखना है। जो h के मल्टीप्लाई में, जो h के इंटू में नंबर है 44, वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा नीचे, तो जो मल्टीप्लाई का नंबर है वो डिवाइड में जाता है ऐसे, ठीक है। अब 44 को 44 से आपको डिवाइड करना है, तो 44 1 जा 44, 1 टाइम कट हो जाएगा, यानी 1/1 कितना आएगा, 1 आएगा, h बराबर कितना आएगा, 1 मीटर। अब ये वैल्यू हमने किस में थी, देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई और वक्र पृष्ठ किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो मतलब हाइट की वैल्यू किस में आएगी, मीटर में आएगी, 1 मीटर, ठीक है। यानी 1 मीटर की इसकी हाइट होगी। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। तो अतः अब आपको लास्ट में क्या लिखना है, देखिए लास्ट वाला पोर्शन में ऊपर लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पर, इसके बाद वाली लाइन आपको यहाँ लिखनी है लास्ट में, देखिए ध्यान से, इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है कि अतः बेलन की ऊंचाई, बिल्कुल सीक्वेंस में लिख के आना एग्जाम में, बेलन की ऊंचाई, इसको हमने माना था h की वैल्यू कितनी आई, 1 मीटर, 1 मीटर होगी इसकी ऊंचाई। अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ऐसे भी आप लिख सकते, और करके नीचे करके, और बराबर 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। यानी इसकी हाइट अगर सेंटीमीटर में नापना चाहो तो 100 सेंटीमीटर होगी, अगर मीटर में नापना चाहो तो 1 मीटर की इसकी हाइट होगी, मतलब छोटा बेलन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, आपको इसी सीक्वेंस में इसको नोट करना है, तो इसको पहले आप ध्यान से लिख लें। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखिए आप, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद लेक्चर को समाप्त कर देंगे, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आपको थोड़ा बोरिंग फील होगा। तो आज के लेक्चर में केवल हम 3 क्वेश्चन करेंगे,
5, 6 और 7 करेंगे। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों क्वेश्चन हम बिल्कुल सीक्वेंस में करेंगे। तो आप इनको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पहले एक बार इस एक्सरसाइज को हम ऊपर लिख देंगे अभी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज लिख दी मैंने कहाँ पर, यहाँ साइड में लिख दी मैंने। एक्सरसाइज 13.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर अब 7 होगा, 6 हो चुका है, 7 होगा। देखिए ध्यान से, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर और यह 10 मीटर गहरा है, मतलब ऊंचाई दे रखी, यानी इसकी गहराई दे रखी, कुएं की गहराई। और ज्ञात कीजिए कि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है फर्स्ट वाले केस में, और सेकंड में क्या निकालना है, 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक कुआं आपने देखा होगा गाँव में, ऐसे आपने बेलन के आकार के कुआं देखा होगा प्यारे बच्चों, ऐसे बेलन के आकार का आपने कुआं देखा होगा जनरली, ऐसे करके एक कुआं बना होता है, ऐसे करके देखिए, ये आपने ऐसे कुआं देखा होगा, ऐसे सिलेंडर की शेप का होता है ये कुआं। देखिए ऐसे आपने कुआं देखा होगा गांव में ये ऐसी मतलब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। पानी को जो इकट्ठा करने वाला एक स्रोत होता है, कुआं, वेल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक कुआं है, ठीक है, बेलन के आकार का है। तो अब क्या दिया हुआ है कि किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, जो ये कुआं है इसका आंतरिक व्यास यानी अंदर का जो व्यास है, यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है प्यारे बच्चों, डायमीटर है, वो d बराबर हमें दिया हुआ है। इसका व्यास हमें कितना दिया हुआ है, 3.5 दे रखा है, 3.5 और मीटर में दे रखा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका व्यास कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, इसकी वैल्यू 3.5 मीटर है। चलो उसके बाद क्या कहता है, और यह 10 मीटर गहरा है, यानी इसकी ऊंचाई दे रखी। अगर आप ऊपर से देखते अंदर इसके कुएं की, अगर कोई व्यक्ति ऊपर से अगर या मतलब नीचे देख रहा है तो ये इसकी गहराई मानी जाएगी। अगर कोई नीचे से ऊपर देख रहा है तो इसकी हाइट मानी जाएगी, यानी ऊंचाई मानी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दें इस बात का। ठीक है, तो यानी इसकी जो मतलब गहराई है उसको हम मान के चलते हैं हाइट है इसकी। ठीक है, तो ये हमें कितना दे रखा है, हाइट h बराबर कितना है कि 10 मीटर गहरा है, यानी कुएं की जो गहराई यानी ऊंचाई दे रखी है वो 10 मीटर दे रखी है। गहराई को हम क्या मान के चलेंगे, ऊंचाई मान के चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें इस बात का। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ज्ञात कीजिए कि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखो, सबसे पहले दिया है, आप क्वेश्चन नंबर गिन लो, पहले क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद आपको लिखना है दिया है, और दिया है में आपको क्या लिखना है उसको आप पहले ध्यान से देखिए। ये कुआं है हमारे पास, तो हम क्या लिखने हैं, देखिए इसने कहा है किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, तो आपको लिखना है कुएं का आंतरिक व्यास, कुएं का आंतरिक व्यास, कुएं का जो आंतरिक व्यास यानी डायमीटर d, इसको बोल लो स्मॉल d, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.5 मीटर दे रखी है। अब व्यास दे रखा है तो व्यास से आप त्रिज्या निकाल सकते हो। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है। तो इसीलिए कुएं की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, देखिए कुएं की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक व्यास है तो आंतरिक त्रिज्या भी होगी, आंतरिक त्रिज्या यानी स्मॉल r इज इक्वल टू d/2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, d की वैल्यू क्या है, 3.5 है, अपॉन में 2 चलना 2 मीटर। ठीक है, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, अभी छोड़ दो, यहीं पर बाद में कर लेंगे। चलो और क्या दिया हुआ है, और यह 10 मीटर गहरा है, यानी इस कुएं की गहराई दे रखी है, इसको आप मान के चलो हाइट। तो हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे कि कुएं की गहराई मान लो चाहे ऊंचाई मान लो, कुएं की ऊंचाई मान लो आप, कुएं की ऊंचाई यानी h बराबर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, h बराबर दे रखा है आपको 10 मीटर। ठीक है, जो वैल्यू गिवन थी वो बिल्कुल सीक्वेंस में हमने लिख लिया है। अब हमें क्या निकालना है फर्स्ट केस में कि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है कुएं का। तो देखिए ये कुआं बेलनाकार है, ये जो कुआं बना है वेल बना हुआ है ये बेलन की शेप का है, तो मतलब बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो इसीलिए
कुएं का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, कुएं का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुएं का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ए बराबर, प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, 2πr/h होता है बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। तो आंतरिक, देखिए क्या बोला था, आंतरिक वक्र पृष्ठीय। तो आप एक काम करो, पहले यहाँ लिख लो, कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठ बोल रखा है, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ से खोलूँगा, ए बराबर, ठीक है, क्या होता है 2πr/h होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 2 सेम, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको दे रखी होगी 3.5/2 है, और हाइट कितनी है, हाइट 10 है आपके पास, ठीक है। अब देखिए एक काम कर लो, आप पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा लो, ठीक है। चलो इस 0 से 0 कट हो गया, ये 2 से 2 कट हो, देखिए यहाँ 2 बचा खाली, तो 2 1 जा 2, 2 से 2 भी कट हो गया, और फिर उसके बाद क्या बचा प्यारे बच्चों, यहाँ बचा 22/7, और यहाँ क्या बचा 3.5 खाली बच गया आपके पास, नहीं पॉइंट तो हट गया था, जब पॉइंट हटा तो यहाँ 0 आया था, यानी पॉइंट नहीं बचेगा अब यहाँ केवल क्या बचेगा 3.5 बचेगा। अब आपको डिवाइड करना है, देखिए अब आपको इस नंबर को काट लेना है 7 के टेबल से, तो चौक देखिए 7 1 जा 7, और यहाँ पॉइंट नहीं है, ध्यान रखिए कि पॉइंट हट चुका है, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 कट गया, 5 बार 7 के टेबल से। अब यहाँ 22 5 जा 110, और पॉइंट नहीं है तो पॉइंट नहीं आएगा, तो सेंटीमीटर, देखिए ये वैल्यू दे रखी है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, यानी जो ये कुआं है इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, इस कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 110 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो पहले आप इसको सही से लिख ले, ठीक है, इसको बिल्कुल आपको पहले सही से लिखना है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है, तो यह आपने लिख लिया होगा। अब देखिए आगे, इसको मेरे साथ साथ वीडियो पॉज करके आपको लिखना है इसको, ठीक है। चलो अब फिगर की भी ज़रूरत नहीं है हमें। अब क्या कहता है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते आगे कि 40 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय, यानी जो कुआं बना रखा था ना, इस कुएं के वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर हो रहा है, प्लास्टर मतलब सीमेंट, कुछ सीमेंट पुट्टी वगैरह लग रही है, प्लास्टर करना है मतलब, है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर करने का खर्चा 40 रुपये आता है, तो जितना इस कुएं का वक्र पृष्ठ था 110 मीटर स्क्वायर, इस पर कितना खर्चा आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर, 1 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर कराने का व्यय, यानी खर्चा, 1 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर कराने का व्यय आपको कितना दिया हुआ है, 40 रुपये दे रखा है प्यारे बच्चों। तो 40 रुपये, चाहे आप हिंदी में लिख लो 40 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कितने में निकालना है, जितना इस खंबे मतलब इस कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था उस पर कितना खर्चा आएगा प्लास्टर करने का। तो एक का मालूम है, इतने का हमें चाहिए, 110 का चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए 110 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर कराने का, 110 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर कराने का खर्चा, 110 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर कराने का व्यय बोल लो, खर्चा बोलो, कॉस्ट बोलो, कुछ ही बोल लो। क्या करेंगे, एक का दे रखा है हमें 110 का बताना है, तो 110 में आप एक की मल्टीप्लाई करो 40 की, जो आंसर आएगा वो रुपए में आएगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। किस में आएगा, रुपए में आएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो तो आपको सेम रखनी है, और 11 चौक 44, यानी 4400 रुपये, यानी 4400 रुपये का खर्चा आएगा उस कुएं के आंतरिक वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का, जो खर्चा आएगा वो 4400 रुपये आएगा, 4400 रुपये आएगा मतलब, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था,
आप इस पर लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 क्वेश्चन आज के लेक्चर में कॉस्ट वाले थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही सीक्वेंस में सॉल्व करना है। अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है। तो प्यारे बच्चों, अब एग्जाम का दौर चल रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको सवाल भी रिपीट करना है, ठीक है। आपको अपनी एक रफ कॉपी बनानी अलग से और एक फेयर कॉपी आपके पास पहले से होनी चाहिए। पहले आपको ये सवाल ना फेयर कॉपी में क्वेश्चन पढ़ के पहले एक बार नहीं समझ में आता है तो आप देख के इसको रिपीट करें, पहले फेयर कॉपी से देख देख कर आप कॉपी में रिपीट करें। उसके बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा तो एक बार हो रिपीट करें और जैसे ही आपको समझ में बात आ जाए तो आपको रफ कॉपी में क्वेश्चन उतार के खुद सॉल्व करना है। पहले आपको क्वेश्चन रफ कॉपी के ऊपर उतार देना है और फिर, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से आपको एकदम ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखने से हमें जो बातें क्वेश्चन के अंदर की वो ज़्यादा समझ में आती है और उसके बाद आपको रिपीट करना है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए आपको रिपीट करते रहना है। एक वक्त आएगा कि आप उस क्वेश्चन को सीख पाओगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखना तो और मेहनत पे आपको फोकस करनी है। तो अब मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।